राजस्थान के जोधपुर में एक ब्यूटिशियन की 6 टुकड़े करके हत्या कर 12 फीट गहरे खड्डे में डाल दिया गया। हालांकि सरदारपुरा थाना इलाके में 27 अक्टूबर को गुमशुदगी दर्ज होती है और 30 अक्टूबर को बॉडी मिलती है। इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, मेरे साथ अनीता चौधरी जो ब्यूटिशियन है, उनके बेटे राहुल है, इनसे बात करते हैं। राहुल, क्या घटनाक्रम, शुरुआत कब पता चला आपको? हमें इस पूरी चीज़ का पता 27 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास पता लगा था। जब पापा के पास में मम्मी की एक दोस्त हैं सुनीता उर्फ सुमन, उनका फ़ोन आया था। जब उन्होंने कहा था कि दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा है पापा को और आप एक बार जाके देखिए, हमारा घर और दुकान आसपास में ही है। तो पापा 5 मिनट में वहाँ पे पहुँचे दुकान पे। जब पता लगा कि मम्मी ने मेन गेट ओपन था और कांच का लॉक करके कहीं चले गए थे और गाड़ी पड़ी थी, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पापा ने फिर मेरे को फ़ोन किया, मैं हाथों वहीं पे पहुंचा। जब देखा आसपास में पता लगा तो मम्मी गाड़ी की चाबी सामने दुकान पे देके कहीं चले गए थे। जब एक दो वीडियो फुटेज वगैरह चेक की थी हमने उसी रात को, जब पता लगा था कि मम्मी चाबी दे के और पैदल पैदल तकरीबन 2:30 बजे के आसपास कहीं गए हैं। उसके बाद में से फ़ोन मम्मी का स्विच ऑफ आ रहा था। हमने आसपास दुकानों में सब जगह पता किया, कुछ पता नहीं लगा। तो हमने सीधा 27 तारीख की रात को पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि फ़ोटो अगर लेके आओ। हमने कहा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उन्होंने कहा कि नहीं 4x6 वाली फ़ोटो चाहिए होगी, बट उन्होंने वायरलेस कर दिया था, कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह हमने जल्दी वहाँ पे फ़ोटो दे दी थी पुलिस को, बट उन्होंने फिर भी जो FIR है वो ऑनलाइन रजिस्टर करने में शाम को कर दी थी और फिर कार्रवाई शुरू की। उसके बाद में से जैसे जैसे कार्रवाई आगे चलती रही, फिर जब वीडियो फुटेज की और बारी आई चेक करने की, जब भी हमने ही चेक कराया सारा। एक कोई दुकान वाले थे, उन्होंने वीडियो चेक कराने से पहले मना कर दिया था। फिर पुलिस वालों ने जब बात की तब वो एग्री हुए और फिर मैंने ही मेरे एक जो हमारे परिचित है कैमरामैन, उनको बुलाया था जो CCTV का और काम करते हैं। फिर उनसे सारी फुटेज वगैरह चेक करी। जब पता लगा कि मम्मी एक टैक्सी में गए थे, उस टैक्सी का वीडियो फुटेज में कोई भी साफ आ नहीं रहा था नंबर वगैरह। फिर हम मम्मी से लास्ट बात कब हुई थी? सर मेरी तो बात मम्मी से सुबह ही हुई थी लास्ट। मम्मी ने कुछ बताया था बात करते समय? कुछ उस टाइम तक तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था। मम्मी से कुछ टाइम पहले बात हुई थी, जैसे हम रेगुलर माँ बेटे रात को बैठ के आराम से बात करते ही हैं आपस में। उस टाइम बात हुई थी जब मम्मी ने कहा था कि बेटा चिंता मत कर, तेरे को खर्ची दूँगी, कुछ पैसे आने वाले हैं। अच्छा, रूटीन में जो मम्मी जिस तरीके से बात करती थी, लास्ट बात हुई, उसमें कुछ फ़र्क लगा या कुछ ऐसा आभास हुआ था? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं था। जैसे एज इट इज़, जैसे वो मम्मी नॉर्मल वे में बात करते हैं हर बार, वैसा ही था। अगर कुछ भी अगर हल्का सा भी लगता तो मैं खुद वहीं पे हर चीज़ छोड़ देता, मैं रुक जाता। अच्छा, CCTV फुटेज में एक टैक्सी में जाते हुए मम्मी दिखी, उसके बाद में जब आसपास में देखा तो कहीं और CCTV कैमरे में कुछ नहीं मिला। मैं, पापा और हमारे कुछ परिचित हैं, वो सरदारपुरा में एक एक टैक्सी वाले को फ़ोटो दिखा दिखा के पूछ रहे थे कि आपने इनको कहीं छोड़ा है क्या, आप इनको जानते हो क्या। जब जाके पापा को एक टैक्सी वाला मिला, उसने बताया कि हाँ मैंने इनको छोड़ा। जब हमने फिर पुलिस वालों को उस टैक्सी वाले से मिलाया और उसको बोला कि यही टैक्सी वाला लेके गया था आगे। फिर पुलिस वालों ने आगे कार्रवाई की और वहीं पे जब दर्दबोशी की थी टैक्सी वाले को ले जाके, तो अभी पुलिस वालों ने उससे गुलामुद्दीन से साफ साफ बात की कि हाँ तू यहाँ पे आ जा, तू घर आ जा, तेरे से कोई बात करनी है। ये थोड़ी चीज़ होती है जहाँ ये किसने, पुलिस ने गुलामुद्दीन से बात की है? हाँ, पुलिस ने गुलामुद्दीन से बात की थी उसके वाइफ के फ़ोन से। और फिर जब वो नहीं आया तो उसके बाद में पुलिस वाला हाथों हाथ वापस निकल गया कि ये नहीं आएगा, ये भाग गया है। वो चीज़ पुलिस वाले खुद करने लग गए। और जब गुलामुद्दीन की वाइफ से बात हुई तो उस टाइम उसकी वाइफ को कुछ नहीं पकड़ा था, कुछ बात नहीं की थी उसकी वाइफ से, कि बस ये पूछा कि ये आई गई है कि नहीं आई है। ऐसे नाम की औरत एक टैक्सी वाला यहाँ पे लेके आया है। ये किस तारीख की बात है? ये 29 तारीख की बात है सर। फिर 30 तारीख को पुलिस वालों ने गुलामुद्दीन की वाइफ को पूछताछ के लिए बुलाया, लेके भी नहीं आए थे, पूछताछ के बुलाया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाया था, मैं खुद SHO साहब के सामने रिक्वेस्ट की थी। जब जाके उन्होंने उसको वहाँ पे पूरे दिन थाने में बैठा दिया था। उसके बाद में उसका फ़ोन मंगाया गया तो फ़ोन में उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई थी, कॉल लॉग्स वगैरह सब कुछ। जब पुलिस वालों को उस पर शक हुआ, फिर वो पुलिस वालों ने पूछताछ की, जब जाके ये सब पता लगा है।
उसने ही कबूल किया है, उसी ने बताया है कि मम्मी को घर के सामने ही दफन किया है। और मम्मी के जो कपड़े वगैरह हैं वो सब उसके गुलामुद्दीन के दुकान पे मिले हैं। ये सब वो उसकी वाइफ ने ही खुलासा किया है सारा। अच्छा, आप जानते हो गुलामुद्दीन कैसा व्यवहार था उसका? घर पे आना जाना होता था? सर व्यवहार के अंदर तो मेरे को जितना पता था कि जब कभी उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मार्केट में आमने सामने ही दुकानें थी, कभी उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती थी तो मम्मी की लेके चला जाता था कि हाँ दीदी गाड़ी दे दो, ख़राब हो गई, कल सुबह सही कराऊंगा, रात हो गई। कभी कोई जो हाथ उधार पैसे चाहिए होते थे तो मांग लेता था, तो मम्मी मदद कर देती थी। लास्ट टाइम से भी कुछ पैसे दिए हुए थे तो उसने कहा कि दीदी अभी है नहीं, तो बाद में ले लेना है, बाद में है। तो मम्मी ने क्लियर किया था कि तेरे पास में जब भी व्यवस्था हो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसा करने लग गए। जबकि हमारे तो घर के जो छोटे मोटे उसकी जो दुकान थी उसके रिलेटेड जो भी काम थे वो उसी से होते थे। जैसे प्रेस हो गया, कोई ड्राई क्लीन कराना हो गया, वो सब वही करवाते थे। मतलब एक मम्मी गुलामुद्दीन को एक भाई की तरह मानती थी। हाँ व्यवहार था, जो आसपास में एक आमने सामने पड़ोसियों में व्यवहार होता है वैसा व्यवहार था, पूरा सही था। कहीं से कोई नहीं पता चीज़ें लगती थी। उसके बाद में उसने ऐसा कर दिया। अच्छा, अब मेरे साथ जो अनीता चौधरी है उनका हस्बैंड है मनमोहन चौधरी। हालांकि इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि इनसे बात की जाए। मनमोहन जी, अब क्या मांग है सरकार से? सबसे पहले बड़ी मांग हमारी यही है, मुलजिम को पकड़ा जाए और उसकी तह तक जाया जाए और उसको भारी से कड़ी सजा दी जाए, इसको फांसी दी जाए। इसने इतना घिनौना कैसे काम किया है, और इसका अकेले का काम नहीं है। इसने फोटा के बुलाई है जान पहचान के हिसाब से कि दुकान आमने सामने थी। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। बाकी इन्होंने एडवांस में खाड़ा खोद के रखा था। ये पुलिस कह रही है लूटपाट का नहीं है सर। हम भी थोड़ा समझते हैं, लूटपाट का होता तो वो गहना पहने हुए ऑर्डिनरी लूटे की लेडीज पहनती है, 2-3 चैनें पहने हुई थी, हाथों में बीटियाँ थी, कानों में थे, वो कोस लेते, उसको मार के भगा देते वहाँ से। मारने की भी कहाँ जरूरत थी सर? लेकिन ये बात भी बाद में उसको मार दिया, फिर मार के फेंक देते ना, उसके टुकड़े टुकड़े करने की कहाँ जरूरत थी सर? ये बताइए। ये सब मिली भगत है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है, किसी न किसी बड़े आदमियों का हाथ है। वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हम तो उसका ओरिजिनल नाम तक नहीं जानते थे, उसको अच्छी तरह से जानते थे 10-15 साल से। उसका अनु भैया कहते थे, पूरा मार्केट उसको अग्रवाल टावर में अनु भैया कहता है। मेरे को तो ओरिजिनल नाम का भी इसको पता नहीं है, इसका फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं नाम इसका है। और जब गए उसके बताया, मैंने कहा मकान किसका है, बोले उसका अनु भैया का। हमारे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये बंदा ऐसा कर सकता है क्या? इसने बेला बुला के जान पहचान के हिसाब से इसको वहाँ बुलाया, मिसेज को। अब कैसे बुलाया? कोई मकान दिखाने की, मिसेज साइड में प्रॉपर्टी का काम करती थी, तो मकान दिखाने के लिए या कोई प्लॉट दिखाने के लिए कोई दीदी सस्ता बिको आए, आप एक बार आके देख लो, सर्वे कर लो। मम्मी ने टैक्सी इसलिए की थी, उसके गाड़ी चलाने की कैपेसिटी नहीं थी, उसके गोडे वगैरह दुख रहे थे। उसको तो एक साथ में आधे कम खड़ा करते जब खड़े होती थी, पिछले अभी महीना भर तक तभी गड़बड़ी आर्थराइटिस की दिक्कत थी उसको। हाँ, गोडे वगैरह, गाड़ी नहीं चला सकती थी बहुत मुश्किल से। इतना दूर चिकनगुनिया होता है, पूरे शरीर के पॉइंट हो गए थे, नहीं चला सकती। और ये अकेला नहीं कर सकता, इनकी की प्लानिंग थी। ये पुलिस छुपा रही है, क्यों नहीं बता रही है? दूसरे दिन हमारे को थाने रात को गए, उसकी मिसेज ने अपने हस्बैंड से बात कराई पुलिस को, क्या आजा तू घर आजा। घर कैसे आएगा, वो सामने आएगा क्या लेने? उसके दूसरे दिन बाद में भी उसका ही फ़ोन चालू है। मैंने कहा साहब इसका फ़ोन चालू बता रहा है। बोले ये आपके कबाड़ियों के पास सन्सी का मंदिर, यहाँ की लोकेशन आ रही है, एग्जैक्ट घर नहीं आ रहा है। मैंने कहा था पता करो, मोबाइल चालू है, उसके लोकेशन बता रहे हैं। अब कैसे होता है मुझे तो पता नहीं। पुलिस ने बहुत ढिलाई बरती है, सहयोग नहीं कर रही है, न सहयोग दिया है, न हमें इसके ऊपर प्रशासन के ऊपर विश्वास है। हमें CBI जाँच चाहिए और तय तक जाँच चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और इनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। और जिसने ये घिनौना हरकत किया उसको फांसी होनी चाहिए सर, फांसी। कल जिस तरीके से पुलिस अधिकारी आए थे, प्रशासन का झूठ बोल रहे मिले हुए हैं, ये बहुत बड़े षड्यंत्र है सब। आगे तो पुलिस वो मेन मुलजिम को पकड़े, उसको पूछताछ करे, वही बता पाएगी कि इसने क्यों किया, कैसे किया। बाकी लूटपाट का पुलिस जो कह रही है वो नहीं है, इसका पीछे कोई न कोई है।
जिसने करवाया है, लेकिन जिस तरीके से किया है इन्होंने। जिस तरीके से यहाँ टैक्सी में गई तब इतने गहने भी नहीं थे। नहीं, ऑर्डिनरी पहने होते, 2-3 चेन 24 घंटे पहनी भी रखती थी, 2-3 चेन का 24 घंटे पहने, मेरा नाम का पेंडल भी उसके पहना हुआ था, हमेशा 24 घंटे पहनी भी रखती थी। 2-3 चेने और 2-3 बीटियाँ एक कानों के, ये ऑर्डिनरी हमारे समाज में भी पहनते हैं और सभा में पहनते हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं है कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन था, जैसे वो फोटो दिया हमने वो कोई फंक्शन का था, वो उस टाइम तो गहना वो थोड़ी था सारा गहना ये वगैरह बहुत बड़ा बड़ा जो होते हैं, वो कुछ नहीं पहना हुआ था, ऑर्डिनरी डेली पहना हुआ था रूटीन, और वो रूटीन 24 घंटे पहने हुई रखती थी। उसका कुछ लास्ट आपसे अंतिम बार अनीता से कब बात हुई थी? मेरे 1 बजे घर से निकली, मैंने एक्टिवा में पेट्रोल भरा के ला के दिया था, मैंने कहा तू टैक्सी करेगी धीरे धीरे ये तो चली जाएगी, रतनाडा ही जाना, खादी भंडार के पीछे मेरा ससुराल है। मेरी साली जी की अभी डेथ हो गई थी तो उनको खाना बनाने गई थी, 1:45 घर से निकली, 2:07 पे मेरे पास में फ़ोन आया कि अगर आपको एक्टिवा चाहिए तो मैं घर आ जाऊँ, नहीं तो आप कहो तो मैं दुकान चली जाऊँ सीधी, पीछे वाली गली में दुकान है। मैंने कहा आप चले जाओ, मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मैं घर पे ही था। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए और चाहिएगी तो मैं आके ले जाऊँगा, भाई मेरे पास गाड़ियाँ 2-3 घर पे और एक्स्ट्रा पड़ी है, बुलेट पड़ी है, एक्टिवा पड़ी है, कार बच्चा लेके गया था और इसका भी संडे हाफ डे था। तो 2:07 में मेरी मिसेज से मेरी बात हुई थी, मिसेज का फ़ोन आया था, मैंने कहा गाड़ी नहीं चाहिए, आप गाड़ी लेके घर दुकान चले जाओ डायरेक्ट। फिर वो दुकान आ गया 10 मिनट बाद में ही, 10-15 मिनट में ही। ये सारा वाक्य 2:07 में तो मेरी बात हो गई थी मिसेज से, मैं भी घर पे ही था, निश्चित था, वो अपने दुकान थी। 7 बजे के लगभग मेरे पास में उसकी खास सहेली बहन जे उसका फ़ोन आया कि जिया जी दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने कहा मोबाइल सोच के अभी 2 बजे तो मेरी बात हुई है, वो पीए से बोले आपको गाड़ी चेक करा जाऊँ, नहीं तो मैं एक्टिवा लेके दुकान चली जाऊँ। मैंने कहा तू दुकान चले जा, तो नहीं बोले 5 बजे से मोबाइल बंद आ रहा है, उसने ट्राई किया होगा मोबाइल का, मैंने तो लगाया ही नहीं था फ़ोन, 2 बजे से बात हो गई थी, मैं क्यों लगूँ क्या, मुझे तो पता है कि दुकान बैठी है। तो बोले जिया जी दीदी का फ़ोन नहीं लग रहा, मैं 5 बजे ट्राई कर रही हूँ, मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है, जबकि वो मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं करती है। उसका कहना हुआ जब मैं जब भी जाके दुकान पे पता करता हूँ मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, डाउन होगी कोई। मैं दुकान गया, पीछे दुकान 5 मिनट 7 मिनट में पूछ गया, मैं देखा तो दुकान का दरवाज़ा खुला था, 4 नाल चढ़ते हैं, 5-10 नाल, सामने वो कांच का लॉक लगा हुआ है, ऊपर का पोर्शन लिया हुआ अपने दुकान का, साइड में गली में से रास्ता है, वो कांच का लॉक लगा हुआ था। मैं नीचे आया, बच्चे को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी का स्विच ऑफ बता रहा है, दुकान तो खुली है। तो नीचे क्योंकि वो सामने एक्टिवा पड़ी मेरी, इसको पूछा, मैंने कहा बेटा दीदी तो देख, तो किसी को पूछ के पता नहीं चला। फिर मैंने सामने वाले दुकान वाले को पूछा, वो लड़का मिल गया, उसने बोला दीदी चाबी दे के गई है साहब एक्टिवा की, बोला तुम्हारा भाई आवे मांगे तो दे देना। मैंने कहा कैसे देना, मैं तो पहले फ़ोन करूँगा, आऊँगा तो या फ़ोन पे बात हो जाएगी, मेरे को गाड़ी चाहिएगी। तो उसने बताया कि दीदी आई और दुकान खोली और 10 मिनट में दीदी नीचे उतर के मेरे को चाबी दे के यहाँ से चले गए, बोले मैं कोई काम जाके आ रही हूँ और तुम्हारा भाई आए मांगे चाबी तो दे देना। वो यहाँ तक हुआ साहब उस दिन 27 तारीख की शाम को 7:30 पौने 8 बज गए हमारे को वहाँ पे। फिर हमने ढूंढा पता नहीं किया, तो फिर मैंने बच्चे को कहा बैठ के चल बेटा एफ.आई.आर दर्ज कर, थाने में गुमशुदगी लिखा था, अपना पता करे कहाँ गई। उस दरमियान हमने 8 साढ़े 9 बज गए होंगे लगभग, सब रिश्तेदारों से भी पूछा फ़ोन करके, पता किया। मैंने कहा आपके यहाँ आई क्या, बाकी पैदल कहाँ जाएगी। फिर दूसरे दिन सुबह फुटेज वगैरह चेक किए, जब पता चला वो टैक्सी में बैठ के गई है, टैक्सी में बैठ के फुटेज हम नहीं कलेक्ट किए, तो ये बच्चे की मेहनत से किसी को बुला के दुकानदार से निकलवा के, किसी के आ जाते तो बोले मोबाइल चालू नहीं है, किसी को बोले कैमरे वो अंदर मशीन ख़राब है, कोई कह रहा हमारे बंद है दिखावटी लगे हुए। फिर वो नंबर भी बड़ी मुश्किल से पता। अच्छा मनमोहन जी बताइए, अनीता ने कुछ 1-2 दिन पहले कुछ बताया, कुछ घटना या कुछ होने वाली है या कुछ ऐसा? 4 घंटे बाद में टैक्सी वाला मिला मेरे को, वो खुद ही मिल गया। हमारे किस्मत अच्छे थे, मालिक की मेहरबानी से उसने कोऑपरेट किया। बोला भाई साहब, वो मेरे को थोड़ा शिकल से जानता भी है, वो क्या मैं कहते टैक्सी रख देता हूँ और आपके साथ चलता हूँ, और जोधपुर रिसोर्ट के बोल के मेरे को यहाँ से टैक्सी करी थी।
उसके बाद में वो बंदा सामने आया लेने की मिसेज उसका आगे घर नहीं जानती थी, वो सामने लेने आया। फिर टैक्सी वाला हमारे साथ चला, बोला मैं साथ चलता हूँ, और मैंने कहा छोड़िए, वहाँ आपको उसका घर बताता हूँ। मैंने कहा ये सबसे अच्छा रहेगा। फिर पुलिस वाला को हम टैक्सी वाला को पकड़ के ले गए। मैंने कहा ये टैक्सी है साहब और ये बंदा है, ये डाइट जहाँ छोड़ा मिसेज को वो पूरा बताएगा। जब पुलिस वाला हमारे साथ चले, रात को 9:30 बजे के आसपास बज गए तक लगभग क्या, जब पता चला कि ये मकान है, और पुलिस वाला ने फिर उससे बात करी, मिसेज के फोन, मिसेज मिली थी उसके घर पे। ये बच्चा क्या था, मैं तो बाहर खड़ा कर दिया दूर ही, पुलिस के साथ इस बच्चे को भेजा था अंदर, मेरे को साथ नहीं ले गए तो बाहर खड़ा कर दिया दूर थोड़ा, कि आप यहीं खड़े रहो। जब पता चला कि ये अनु भैया का मकान है, अब ओरिजिनल नाम भी मेरे को तो पता नहीं। अच्छा मनमोहन जी, एक बात बताइए, क्या इस घटना से 1-2 दिन पहले अनीता ने कुछ आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ हो सकता है? नहीं बताया साहब, कुछ नहीं बताया, और ऑर्डिनरी थी, कोई नहीं था। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो में भी जो उनकी फ्रेंड है सुमन, वो कह रही है कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे साथ कुछ मेरे को ही फोन किया था ये 2 दिन बाद में, बोले दीदी का पता नहीं चल रहा है, पता करो पता करो। वो भी परेशान थी, बहन जैसी ही थी वो, उसको एक एक चीज़ का पता ही था। तो उसने मुझे क्यों डर लग रहा था, उसको क्यों डर लग रहा था? या तो उसको कुछ पता होगा साहब, मेरे को तो नहीं पता क्या है। उसने मुझे कहा कि ये लग रहा है मेरे को कि अन्नू जीजी को इसने तेई बंसारी ने मार दिया या मरवा दिया है, और मेरे को भी मरवा देगा। मेरे को बोला उसने फ़ोन करके, मैं करूँ भी मरवा देगा, और मेरे भी 4-5 दिन के कुछ हो जाता, मैं उसको पकड़ूंगी तेब को। अगर मेरे भी कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जवाबदारी इसकी तेब की होगी। मैंने कहा तू जाके FIR थाने में दर्ज करा दे, या लिखित में दे दे कि भाई मेरे को इस बंदे से खतरा है। क्या खतरा है वो बताए, मिले जब ये क्या मेरे को खतरा है। तो मैंने कहा नहीं है तो तू एक तेरे चिट्ठी लिख ले और तेरे पास रख ले, और तू जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दे, खतरा है, FIR दे दे, कुछ भी कर दे, ऐड पुलिस को जाके बता दे कि भाई मेरे को खतरा है। क्यों है वो तो वो मिले, वो खुद ही बता पाएगी, मैं नहीं कह सकता। सही जाने साहब। ये थे हमारे साथ इंसाफ चाहिए। अनीता चौधरी के जो पति है मनमोहन चौधरी, और उनके बेटे राहुल चौधरी। 30 तारीख को बॉडी मिलती है, 31 से ये जाट समाज जो छात्रावास है वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज 4 दिन बीत चुके हैं। हालांकि जोधपुर पुलिस पर इन्हें भरोसा कम है। ये इनकी मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की CBI जांच की जाए, और सरकार कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले दौर की DCP और ADM सेकंड के बीच वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वो विफल रही है। अब इनकी मांगों पर कब सरकार गौर करती है। और एक ये प्रमुख मांग है कि जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसकी पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और कड़ी पूछताछ करे, ताकि इस पूरे घटनाक्रम के तार कहाँ जुड़े हैं, किन किन राजनेता या सफ़ेदपोश लोगों के साथ जुड़े हैं, उस पूरा घटनाक्रम का पुलिस खुलासा करे। उसके बाद ये जो 2 मांगे हैं, तमाम 3 मांगे मानने के बाद हो सकता है कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार राजी हो। अशोक शर्मा, जोधपुर।